गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 10 का कक्षा 10 का इंग्लिश बुक जो है पनोरमा बुक जो है, दो बुक हैं। ये पहला है पार्ट 2 पनोरमा पार्ट 2। इस बुक के अंदर दो सेक्शन है। एक सेक्शन है प्रोज सेक्शन और दूसरे का नाम है पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन का मतलब हो गया कि उसमें वो सारी लेसन वो सारी मिलेगी जिसमें कहानियाँ हो, निबंध हो, भाषण हो। इस टाइप के निबंध, भाषण, कहानियाँ ये सारे आपको प्रोज सेक्शन में मिलेगा। और पोएट्री सेक्शन में आपको कविता मिलेगी। जैसे हिंदी में हम लोग काव्य खंड, गद्य खंड जो पढ़ते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें आपकी इंग्लिश के पाठ्य पुस्तक में भी मिलेगी। ठीक है, भाषा का अंतर होगा। आज हम कक्षा 10 के पनोरमा पार्ट 2 बुक का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर हम लोग करेंगे। पहला लेसन हम लोग आज पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे, एक बार से दो बार अगर अच्छे से अगर देख लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं समझ में कोई बात आए, कोई मीनिंग जैसे कठिन शब्द आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो पॉज करके पीछे करके जाके आप एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार से दो बार देखने के बाद आपको अमूमन पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर क्या कह रहा है, कवि का सेंस क्या है, कवि का इंट्रोडक्शन क्या है, ये चैप्टर किस सेंस पे लिखा गया है, कवि क्या किन चीज़ों को बताना चाह रहा है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो तक आप लोग बने रहिए। ये पूरे चैप्टर का हम आज बिल्कुल एक एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे बेहतरीन तरीका से। हम लोग शुरू करते हैं। ओके, और जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि बीच बीच में जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि 3 बार 4 बार आप देखने से बचेंगे। एक बार से 2 बार वीडियो देख लेंगे, आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं, ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, ये पोएट्री सेक्शन का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग इस जितने भी चैप्टर मिलेगा आपको, सब में मतलब राइटर का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में किन विषय वस्तु पे ये पोएम लिखा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में थोड़ी जान लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके राइटर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसमें से राइटर से पूछे जाते हैं। राइटर का जो भी इंट्रोडक्शन जो होगा उससे आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम में। तो इसीलिए हर चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले राइटर के बारे में। गॉड मेड द कंट्री। और जब भी आप लोग वीडियो देखिए सामने आप बुक जरूर रखिए, ताकि हम जो बोलेंगे आप भी अपने बुक में देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कृपया आप लोग सारे बच्चे लोग बुक जरूर सामने रखें। शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री, ये चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री। इसके लेखक हैं, इसके राइटर हैं विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री के राइटर हैं विलियम कॉपर। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज ए राइटर गॉड मेड द कंट्री, तो आपको याद होगा कि नहीं विलियम कॉपर, तब आप विलियम कॉपर में छीना मारिएगा। इसलिए राइटर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। गॉड मेड द कंट्री किसका लेखक, किसका, कौन राइटर है? विलियम कॉपर का। चलिए विलियम कॉपर का थोड़ा सा परिचय पात्र हम लोग देखते हैं। विलियम कॉपर 1731 to 18 may be said to be giving in his poem
ए फॉरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। कह रहा है विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1800 में हुई थी। अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना है विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था, तो 1731 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1800 में। May be said to be given in his poem a foretaste of the poetry of Wordsworth। विलियम कॉपर की ये जो कविताएं हैं, इसमें ये कह रहे हैं फोर्टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। एक कवि है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के कविताओं में नेचुरली चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है। नेचुरली चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बातचीत होती है। बिल्कुल मे बी सेड टू बी गिवन इन हिज पोएम इज फॉरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के जैसे ही, हम कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर अपने कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्यों का बखान करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यों के, प्राकृतिक के बारे में बताते हैं। किनके कविताओं के जैसा, वर्ड्सवर्थ के कविताओं के जैसा। यानी कि एक कवि थे वर्ड्सवर्थ, उन्हीं के जैसा विलियम कॉपर भी अपनी रचनाएं लिखते हैं। वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर अपनी रचनाएं लिखते हैं। देयर इज इन हिज वर्क्स the same deep respect for the rural life। there is in his works, works का मतलब होता है रचना। इनके रचनाओं में, there is in his works, इनके रचनाओं में the same deep respect for the rural life, इनकी रचनाओं में बहुत ही गहरी श्रद्धा, बहुत ही गहरी आदर मिलती है। विलियम कॉपर की रचनाओं में बहुत ही गहरी श्रद्धा और बहुत ही गहरी आदर मिलती है। किनके लिए मिलती है? द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए, ग्रामीण जीवन के लोगों के लिए इनकी रचनाओं में गहरी श्रद्धा मिलती है। द कॉमन पीपुल एंड द लवली, कॉमन पीपुल का मतलब होता है आम आदमी, लवली का मतलब होता है सुंदर। क्वेट लैंडस्केप, आम आदमी, क्वेट लैंडस्केप का मतलब हो गया, क्वेट मतलब शांत, लैंडस्केप का मतलब हो गया भू परिदृश्य, प्राकृतिक परिदृश्य। विलियम कॉपर की रचनाओं में ग्रामीण जीवन के सुंदरता को लेके, ग्रामीण जीवन को लेके बहुत गहरी आदर मिलती है, बहुत गहरी रेस्पेक्ट मिलती है। गांव में जो आम लोग होते हैं, कॉमन पीपुल, जो आम लोग होते हैं, और गांव में जो प्राकृतिक भूदृश्य होती है, इस सब को लेके बहुत गहरा रेस्पेक्ट मिलता है विलियम कॉपर की रचनाओं में। बहुत गहरा रेस्पेक्ट मिलता है विलियम कॉपर के रचनाओं में। गांव में जो आम आदमी होते हैं, जो भू परिदृश्य, प्राकृतिक भू परिदृश्य होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उन लोगों के लिए विलियम कॉपर की रचनाओं में बहुत ही गहरा रेस्पेक्ट, बहुत ही गहरा आदर मिलता है। मतलब बहुत ही सराहनीय आदर मिलता है। क्लियर? लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशू ऑफ हिज टाइम। कह रहा है कि लाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के जैसा ही, अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट, वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, हिचकिचाना। वही कह रहा है कि लाइक वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, कभी संकोच नहीं करते इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है अपना राय देना, अपना मशवरा देना, अपना विचार व्यक्त करना। अपने विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल क्लियर कट अपनी विचार रखते हैं वर्ड्सवर्थ के जैसा विलियम कॉपर।
अपना विचार अगर रखते हैं तो वर्ड्सवर्थ के जैसा ही बिल्कुल क्लियर कट रखते हैं, किसी प्रकार के हिजिटेशन नहीं रखते हैं। द इशू ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सामयिक मुद्दों पे, अपने समय के सामयिक मुद्दों पे विलियम कॉपर वर्ड्सवर्थ के जैसा ही बिना हिचकिचाए, बिना किसी संकोच के अपनी ओपिनियन, अपनी मशवरा, अपनी राय वो देते हैं और बताते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। वर्ड्सवर्थ के जैसा ही विलियम कॉपर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने समय के मुद्दों पे अपना राय देते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं। चलिए पैराग्राफ हो गया। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। इट इज ए पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज, इट इज ए पैराडॉक्स, ये आश्चर्य की बात है, ये आश्चर्य की बात है। दैट द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल, ये आश्चर्य की बात है कि कवि और ड्रामेटिस्ट, माने ड्रामेटिस्ट मतलब उपन्यासकार, कवि और ड्रामेटिस्ट जो हैं लिव इन सिटीज, कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं, और स्टेट कैपिटल, राज्यों की राजधानी में रहते हैं। जो कवि जो हैं वो नगर में रह रहे हैं, राज्यों की राजधानी में रह रहे हैं। हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, ध्यान से सुनिए। हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, कह रहा है इसमें आश्चर्य की बात है कि जो कवि हैं वो नगरों में रहते हैं, वो राज्यों की राजधानी में रहते हैं, और लिखते हैं, हैव रिटन, और लिखते हैं ग्रामीण जीवन के बारे में। ये आश्चर्य की बात है यार। कवि जो है नगरों में रह रहा है, राज्यों की राजधानी में रह रहा है, बड़े बड़े नगरों महानगरों में रह रहा है, लेकिन ग्रामीण जीवन के बारे में वो सोच रहा है, ग्रामीण जीवन के बारे में वो लिख रहा है, वो ग्रामीण जीवन के ऊपर अपने प्रकाश डाल रहा है, अपना समय व्यतीत कर रहा है। वो देखना चाह रहा है कि ग्रामीण जीवन में लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत परेशानियां होती है ग्रामीण जीवन में, फिर भी वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, इन सारी बातों पे वो कवि जो है विलियम कॉपर जो है प्रकाश डालते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज इन हुम्बल प्रोफेशन, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरल, सरल। द कॉमन विलेजर्स माने गांव के आम आदमी, सिंप्लिसिटी का मतलब सरल, सामान्य। गांव के आम लोग जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। इंगेज इन हुम्बल प्रोफेशन, अपने कामों में, अपने दैनिक जीवन के सामान्य कामों में सब लोग इंगेज होते हैं। अपने दैनिक जीवन के सामान्य कामों में सब लोग इंगेज होते हैं। कहाँ? गांव के लोग। कवि कह रहा है, कवि शहर में रहता है, लेकिन ग्रामीण जीवन के बारे में देखिए क्या कह रहा है। गांव के लोग बहुत ही सिंप्लिसिटी होते हैं, बहुत ही सामान्य साधारण होते हैं। सब लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। धोबी कपड़ा धोने के काम में, नाई बाल काटने के काम में, कृषक खेती करने के काम में, बनिया अपने व्यापार करने के काम में, सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। हम्बल प्रोफेशन मतलब सिंपली अपने कामों में सब लोग लगे होते हैं। The abundance of natural life in the flora and the fauna and the peaceful living the together make have always inspired poet to write on the life in the countryside। कह रहा है ग्रामीण जीवन के लोग जो सब लोग अपने अपने सामान्य काम में लगे होते हैं। द एबुडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, एबुडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा। एबुडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा यहाँ पे प्राकृतिक चीजों का बहुत ही प्रचुर मात्रा मिलता है। कहाँ? गांवों में, देहातों में प्राकृतिक चीजें बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। गांवों में
जैसे प्राकृतिक चीजें कौन कौन लिख रहा है, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधा और फाउना का मतलब होता है जीव जंतु। फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा, फाउना का मतलब जीव जंतु। हमारे गांव में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, एंड द पीसफुल लिविंग, और हमारे गांव में जो शांतिमय जो जीवन है, हमारे गांव में जो शांतिमय जीवन है, द टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड। हमारे गांव में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो शांतिमय जीवन मिलती है, इसी चीज से कवि जो है इंस्पायर्ड होता है। मतलब इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से मतलब उत्साहित होना, किसी चीज से उत्साहित होना, इन सब प्रेरणा। इंस्पायर का मतलब प्रेरणा, प्रेरित होना। इन्हीं सब चीजों से कवि जो है इंस्पायर्ड होता है, प्रेरित होता है। किस चीज के लिए, राइट ऑन द लाइफ ऑन द कंट्री साइड, वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। यही सब चीजों से जो गांव के लोग सामान्य होते हैं, सरल होते हैं, गांव के जितने भी सारे लोग हैं सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। गांव में पेड़ पौधा होता है, जीव जंतु होते हैं, खेत खलिहान होते हैं, सब लोग जो है बड़े शांतिमय तरीके से उन लोगों का जीवन निर्वाह होता है। उन लोगों को भगवान जो है अच्छे से स्वस्थ रखते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से पोएट जो है, पोएट मतलब विलियम कॉपर, इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। और प्रेरित होकर क्या करते हैं, इन द कंट्री साइड, गांव देहात के ऊपर अपनी लेख लिखते हैं, गांव देहात के ऊपर अपनी रचना करते हैं, अपनी रचना लिखते हैं, गांव देहात को लेके अपनी रचनाएं लिखते हैं। इन्हीं सारी चीजों से प्रेरित होकर विलियम कॉपर राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, गांव देहात के ऊपर, गांव के ऊपर अपनी रचना को लिखते हैं। चलिए तीसरे पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। कॉपर्स पोएम इन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। विलियम कॉपर का यह कविता जो है, क्लासिक का मतलब होता है उत्कृष्ट, नमूना, मतलब बेस्ट क्लासिक नहीं होता है क्या क्लासिक शॉट मारा है। क्रिकेट आप लोग देखते हैं, मैच में गजब क्लासिक शॉट मारा है। क्लासिक का मतलब होता है बेहतरीन, उत्कृष्ट। कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। विलियम कॉपर के रचनाओं में यह एक उत्कृष्ट रचना है। विलियम कॉपर के रचनाओं में, विलियम कॉपर की जो भी कविताएं हैं उसमें यह उत्कृष्ट कविता है। विलियम कॉपर के जो भी कविताएं हैं उसमें यह कविता जो है, गॉड मेड द कंट्री, यह एक उत्कृष्ट कविता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता का प्रथम पंक्ति, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता का प्रथम पंक्ति का नाम लिख रहे हैं, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। देखिए कितना सुंदर मतलब ये लाइन है। ये विलियम कॉपर जो हैं शहरों में रहते हैं, राज्य की राजधानियों में कवि रहता है, गांव कभी देखता नहीं है, लेकिन गांव के बारे में उसके विचार देखिए कितनी सुंदर है। वो गांव के बारे में देखिए कितनी ऊंची सोच रखता है, कितना ऊंचा सोचता है। लिखते हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया, ईश्वर ने गांव बनाया, परमात्मा ने गांव बनाया, अल्लाह मालिक ने गांव बनाया, प्रभु ने गांव बनाया। एंड मेड मैन द कंट्री, और इंसान ने शहर बनाया। इस शहर को किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। इंसानों ने कारखाने लगाए, इंसानों ने हाईवे रोड बनाए, इंसानों ने नाना प्रकार के टेक्निकली चीजें की स्थापना किया, इंसानों ने शहर बनाए। और गांव को किसने बनाया, गांव को गॉड बनाए, भगवान बनाए, प्रभु बनाए, अल्लाह मालिक ने गांव बनाया। और शहर को किसने बनाया, इंसान ने बनाया। ये पंक्ति का लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। एक पोएम का सबसे फर्स्ट पंक्ति, आगे इस पे हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पोएट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चलिए,
अब कहता है ट्रूली सम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। ट्रूली सम ऑफ का मतलब है कि हम कह सकते हैं इस समरी सारांश के रूप में, मतलब इतनी सारी बातें जो हम बोले इस सारांश के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि गांव का जो बनावट है, क्रिएशन माने बनाना, गांव की जो बनावट है और शहरों का जो विकास है, गांव की जो बनावट है और शहरों का जो विकास है, इसी के ऊपर ये पूरी कविता है, पूरा यह पोएम है विलियम कॉपर के द्वारा लिखा हुआ। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, विलेजेज पोसेस ए परफेक्शन। भगवान ने जो गांव बनाया है, गांव में जो नेचुरली पेड़ पौधा जीव जंतुएं होते हैं, इन चीज़ों से विलेजेज पोसेस ए परफेक्शन का मतलब होता है मतलब किसी चीज में परफेक्ट हो जाना, सब चीज की प्रचुर मात्रा मिलना, प्रचुरता मिलना। गांव के लोगों के पास में परफेक्शन है, संतुष्टि है, संतुष्टि का भाव है। वो लोग जो है परफेक्शन है, उन लोगों के पास में परफेक्शन है। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीजें, प्राकृतिक चीजों से उन लोगों का गांव बना हुआ है। प्राकृतिक चीजों से, पेड़ पौधा, नदी तालाब, इन सारी चीजों से उन लोगों का गांव बना हुआ है, जिसके चलते गांव के लोगों के पास में परफेक्शन है। मतलब उनके पास में जो है अपनी जो है पूर्णता है। वो किसी चीज के लिए ये नहीं संकोचे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, उन लोगों के पास में संतोष है, परफेक्शन है, संतोष है उन लोगों के पास में। दैट टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव, लेकिन शहर के लोगों के पास में यह कभी नहीं मिलेगा। यह परफेक्शन, यह संतोष की भाव जो है शहर के लोगों के पास नहीं मिलेगा। विलियम कॉपर कह रहे हैं कि गांव में जो लोग सामान्य हैं, जिन लोग पेड़ पौधा है, खेत खलिहान है, नदी तालाब है, जो परफेक्शन गांव के लोगों में है, वो परफेक्शन शहर के लोगों में नहीं मिलता है। शहर के लोगों में संतोष की भाव नहीं होती है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है शहरवासी, शहर के लोगों, शहरवासियों, शहर के लोगों। यहाँ पे कवि जो हैं एड्रेसिंग का मतलब होता है कि शहर के लोगों को संबोधित करते हुए, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, ऐ शहर के लोगों। द पोएट थ्रोस लाइट ऑन द वर्च्यू एंड द नेचुरल लाइफ एंड एक्सहॉर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट इंडोरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेजर्स। देखिए कितना शानदार विलियम कॉपर की रचनाएं हैं ये। कह रहे हैं विलियम कॉपर, एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, ऐ शहर के लोगों, ऐ शहरवासियों। थ्रो लाइट ऑन द वर्च्यू ऑफ द रूरल लाइफ, गांव में ग्रामीण जीवन के बारे में ये प्रकाश डालते हैं। ग्रामीण जीवन के सद्गुण जो है, ग्रामीण जीवन में जो सद्गुण है, सदाचार है, वो किसी भी लोग से छल कपट ग्रामीण जीवन के लोग नहीं करते, किसी के प्रति व्यभिचार नहीं करते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। इन लोगों से प्रेरित होके ग्रामीण जीवन पे प्रकाश डालते हैं विलियम कॉपर, ग्रामीण जीवन पे प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सहॉर्ट देम द एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल, और शहर के लोगों को कहते हैं, शहर के लोगों को बताते हैं, एक्सहॉर्ट देम, शहर के लोगों को एक्सहॉर्ट करते हैं, बताते हैं कि आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल, ये तुम्हारी आर्टिफिशियल लग्जरी जो है इससे बाहर निकलो, गांव के नेचुरली चीजों को देखो, गांव के नेचुरली चीजों को समझो, देखो गांव के नेचुरली चीजें कितनी आनंददायक है, कितनी शक्तिशाली है। बट इंडूरिंग प्लेजर्स ऑफ ए विलेज, और इन चीजों को समझ के गांव के लोग में कितना टिकाऊपन है, कितने इंडूरिंग से मतलब होता है श्योर करना। गांव के लोग कितने श्योर होते हैं, कितने दृढ़ संकल्पित होते हैं, कभी भी उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं आता, कभी किसी के प्रति छल कपट नहीं आता। उनकी सद्विचार, उनकी सद्गुण बहुत ही महान है। आर्टिफिशियल लग्जरी, ये बनावटी जो लग्जरी है तुम्हारी, ये बनावटी शान शौकत जो है, इससे बाहर निकलो और गांव के जो प्राकृतिक भूदृश्य है, गांव के जो प्राकृतिक नेचुरली चीजें हैं, उनको देखो,
और प्लीजर्स ऑफ विलेज, और वैसा ही शांतिमय का अनुभव करो और शांति के बारे में समझो और तुम भी शांतिमय जीवन व्यतीत करो, और तुम भी शांतिमय जीवन व्यतीत करो। ये विलियम कॉपर का ये इंट्रोडक्शन था, जो ये पोएम का नाम है गॉड मेड द कंट्री। इसके लेखक है, राइटर है विलियम कॉपर। आज हम लोग सिर्फ राइटर के बारे में देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे वीडियो में आप राइटर के क्या, राइटर का मंतव्य है, राइटर क्या कहना चाहता है, किन किन चीज़ों पे वो फोकस करता है, किन किन चीज़ों को वो बताना चाहता है, शहर के लोग और गांव के लोगों में क्या फ़र्क बताना चाहता है, इस कविता के माध्यम से वह अपने रचनाओं में व्यक्त किया है। ठीक है, अब हम लोग जो हैं आगे की तरफ हम लोग देख रहे हैं। ये पोएट है, पोएट के बारे में हम लोग देखेंगे। ये पोएट जो है ये 4 भागों में है, ये 4 पैराग्राफ में है, 1 2 3 4। आप लोग भी बुक में देखिए, 4 पैराग्राफ में पोएम है, ये विलियम कॉपर का लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग राइटर का इंट्रो देख लिए, अब हम लोग पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? एक बार लाइक कीजिए, एकदम शेयर कीजिए दबा के। हम लोग पोएम की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए पोएम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको भी आज खत्म करते हैं, एक चैप्टर आज खत्म, और उम्मीद करते हैं कि इसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप यूं बनाएंगे। हम सब्जेक्टिव के लिए भी आपको प्रश्न कराएंगे, आंसर क्वेश्चन हम कराएंगे, वो भी गाइड जो भी है, जो भी नया गाइड जो निकला हुआ है उसमें भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और एक एक मतलब पूरे चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप का हम करा देंगे। उसी से आपका कहीं से ना कहीं से निश्चित आएगा, उसी 10 में से आएगा। बहुत ज़्यादा आनंद फानंद में ये पढ़ना वो पढ़ना, ये ऐसा ही सब नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव तो हमको लग रहा है कि जैसे ही ये पोएम खत्म होगा आप खुद कहिएगा कि हाँ सर, हम इस चैप्टर से गॉड मेड द कंट्री का ऑब्जेक्टिव हम पूरा बना लेंगे। आप खुद बोलिएगा। चलिए आइए देखते हैं। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। हम लोग पहले पंक्ति पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। पहला पंक्ति से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, पहले पंक्ति पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया। एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे COUNTRY लिखा हुआ है कंट्री। इसका मतलब आप लोग देश नहीं समझिएगा, कंट्री का मतलब देश होता है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो द कंट्री का मतलब होता है गांव, देहात। ठीक है, हाँ, तो इसका आप लोग मतलब पोएम में थोड़ी थोड़ी सी एक एक वर्ड से जो है ना पूरा मीनिंग बदल जाता है, पूरा एकदम बदल जाएगा एक एक वर्ड से। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से बिल्कुल सुनना है और किताब सामने रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमी ने शहर बनाया। भगवान ने गांव बनाया, आदमी ने शहर बनाया। गांव में नदी तालाब है, नदी तालाब के किनारे पेड़ पौधे हैं। उस नदी उस तालाब के किनारों पे बगुला बैठा हुआ है, हवाएं चल रही है, सूरज की सुबह सुबह की किरणें आ रही है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तालाब है, चारों तरफ से पेड़ लगा हुआ है, सुबह सुबह की प्रकाश सूरज की किरणें आ रही है, वहां पे बगुला बैठा हुआ है अपनी शिकार में, अपने भोजन के लिए। कितनी मनमोहक दृश्य होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा। ठीक है, तो गांव में नेचुरली चीजें मिलेगी। एंड मेड द कंट्री, और शहर को इंसान बनाया, आदमी ने बनाया। शहर में क्या मिलेगा? धूल धक्कड़, धुआं देती गाड़ियां, शोरगुल, गाड़ियों के चें भो की आवाज, फैक्ट्रियों से निकलते हुए कचरे, चारों तरफ शोरगुल, ये शहर में मिलेंगे। और हमारे गांव में क्या मिलेंगे? पेड़ पौधा, नदी तालाब, झरना, शीतल हवाएं, धूप, ये हमारी गांव में मिलेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं, विलियम कॉपर कह रहे हैं कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने जो चीज बनाया वो देखो क्या है,
और तुम जो आदमी, तुम इंसान जो बना रहे हो वो देखो क्या है, देखो कितनी फर्क है, देखो कितनी बेसमानता है इस सब चीजों में। ठीक है, तुम बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ रहते हो, लेकिन जो नेचुरली चीजें, जो प्राकृतिक शक्ति जो मानव को मिला है, उसे तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो। शहरवासियों, ए टाउन ड्वेलर्स, तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो जो गांव के लोगों को मिला हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू। वंडर का मतलब आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम शहर के लोगों, बड़ी बड़ी अटील, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का ऐशो आराम है। गांव के लोग जो हैं नदी नाल खेत खलिहान में काम करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, पेड़ पौधा रहता है। तो गांव के लोग जो द व्हाट अंडर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, कवि कहता है कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि भगवान गांव बनाए और इंसान ने शहर बनाया। व्हाट वंडर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, ईश्वर ने गिफ्ट दिया गांव वालों को, ईश्वर ने गिफ्ट दिया गांव वालों को क्या, हेल्थ, स्वास्थ्य, वर्च्यू एंड सद्गुण। जब ईश्वर बनाए तो गांव वालों को ईश्वर ने क्या दिया, हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और सद्गुण दिए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि जब भगवान जब गांव बनाए और शहर जब इंसान मानव बनाया, तो गांव वालों को भगवान क्या दिए गिफ्ट में, गांव वालों को गिफ्ट में भगवान क्या दिए, हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और सद्गुण। याद कीजिए, सब पॉइंट नोट कीजिए। भगवान ने गांव वालों को क्या दिए, हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और सद्गुण दिए, सदाचार दिए। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट, दैट लाइफ होल्ड आउट टू ऑल। जब ईश्वर भगवान जब गांव के लोगों को हेल्थ और सद्गुण, सद्विचार दिए, बुद्धि दिए, तो यही सारी चीजें जो है गांव के लोगों की जो कठिन भरी जो जीवन होती है, क्या गांव के लोगों में कठिनाई भरी जीवन नहीं है? बहुत है। 1 बजे 12 बजे रात को, रात के 8 बजे अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो एक गाड़ी नहीं मिलेगा अच्छे हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन शहर के लोगों के पास में वो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव के पास में वो सुविधाएं नहीं हैं। जितनी सुविधाएं शहर के लोगों के पास है, उतनी सुविधाएं गांव के लोगों के पास नहीं है। लेकिन इसके लिए भगवान ने गांव के लोगों को क्या दिया, हेल्थ दिया, स्वास्थ्य दिया, सद्गुण दिया। और यही सद्गुण और स्वास्थ्य जो है बेटर थॉट, ये ग्रामीण जीवन के कठिन जो सफर है, ग्रामीण जीवन के मतलब बहुत कठिनाई भरी जो सफर है। बेटर थॉट का मतलब होता है जीवन का सफर तय करना। जो ग्रामीण जीवन का जो कठिन भरी जो मतलब कठिनाई भरी जो जीवन है, यह क्या बनाता है, एलोन मेक ए स्वीट, इसी को मधुर बनाता है। भगवान ने जो हेल्थ और सद्गुण जो दिए हैं, यही जो है हमारे ग्रामीण जीवन के कठिनाई भरी जीवन को मधुर बना देता है। दैट लाइफ होल्ड आउट टू ऑल, और इसी में हमारी सारी जीवन जो है बीत जाती है। हमारी यही स्वास्थ्य और सद्गुण कुल को जो मुझे ईश्वर ने दिया है। सो मस्ट अबाउंड एंड लीफ बी थ्रीटन इन द फील्ड एंड ग्रोव्स। कह रहा है कि द लाइफ होल्ड सोड मोस्ट होता है प्रचुर, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, एंड लिस्ट बी थ्रीटन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव। हम लोग फील्ड मतलब खेत खलिहान, ग्रोव्स मतलब बाग बगीचा। हम लोग खेत खलिहानों में रहते हैं, हम लोग बाग बगीचों में रहते हैं, हम लोग खेत खलिहानों में काम करते हैं, हम लोग बाग बगीचों में काम करते हैं। और ये नेचुरली चीजें जो हैं ये यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलती है। स्वाभाविक बात है, जहाँ पे बाग बगीचा होगा वहाँ पे स्वच्छ हवा मिलेगी,
स्वस्थ सांसें मिलेगी जो हमको बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करेगी। खेत खलिहान जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, जहाँ से खेती करके हम ताज़ा ताजी सब्जी खाते हैं, ताज़ा ताजी अनाज का सेवन करते हैं, तो स्वाभाविक बात है हमारी स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो भगवान हमको गिफ्ट में दिए स्वास्थ्य और सद्गुण। भगवान हमको गिफ्ट में क्या दिए? स्वास्थ्य और सद्गुण। और इसी स्वास्थ्य और सद्गुण के चलते हम डरते नहीं हैं। मतलब इस स्वास्थ्य और सद्गुण जाने का डर नहीं रहता है। थ्रीटन का मतलब होता है डरना। मतलब शहर के लोगों को खोने का, बहुत सारा चीज खोने का डर रहता है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को ये सब चीज खोने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास में नेचुरली चीजें स्वास्थ्य और सद्गुण रहता है जो भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाली ईश्वर ने ही दिया है। इसलिए ये चीज खोने का डर बिल्कुल नहीं रहता है ग्रामवासियों को। ग्रामीण जीवन में जो भी लोग व्यतीत करते हैं, ये चीज खोने का डर बिल्कुल नहीं रहता जो भगवान हमको स्वास्थ्य और सद्गुण दिए हुए हैं। चलिए, पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं। पोसेस ये जो ये देख रहे हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, ये पोएट्री फॉर्म, इसको यू पढ़ेंगे। पोसेस यू देयरफॉर यू हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स, possess you, therefore you, who born about in chariots and sedans, now no fatigue। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में शहरवासियों को संबोधित करते हुए विलियम कॉपर कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं हम अभी बताते हैं। इस पंक्ति में विलियम कॉपर शहरवासियों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। Possess you, therefore you, who born about in chariots and chariots, now no fatigue, but that of idleness, and taste no sense, but such as art contrives possess a still। कहते हैं possess you, therefore you, who born about। ऐ शहरवासियों, तुम लोग का जन्म ही हुआ है बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, तुम लोग का जन्म ही हुआ है सुख सुविधाओं में, तुम लोग का जन्म ही हुआ है बड़े बड़े महलों में, तुम इस यहाँ पे जन्मे हो बड़े बड़े सुख सुविधाओं में, तुम लोग पालकी से चलते हो, बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हो, बड़े बड़े जहाजों में चलते हो। तुम लोग का जीवन जो है बहुत ही सुखमय है, तुम लोग का जीवन जो है बहुत ही आरामदायक है। तुम लोग हमेशा गाड़ियों से चलते हो, हमेशा बसों से सफर करते हो, तुम लोग हमेशा महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हो। तुम लोग का जन्म ही इसी में हुआ है, इसी सारी सुख सुविधाओं में हुआ है। नाउ नो फटिक, तुम लोग क्या जानो थकान। फटिक का मतलब होता है थकान। तुम लोग क्या जानो थकान क्या होता है, तुम लोग क्या जानो परिश्रम क्या होता है। बट दैट ऑफ इडनेस, और तुम जो ये जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हो, बड़ी बड़ी जो तुम बिल्डिंगों में रहते हो, महंगी महंगी कारों से जो चलते हो, जो तुम इसको अपना इडनेस, जो तुम अपना आरामदेह समझते हो, तुम समझते हो कि ये हमारी सबसे ज्यादा सुख सुविधा की चीजें हैं। बट दैट ऑफ इडनेस, लेकिन ये तुम्हारी सुख सुविधा नहीं है। तुम जो बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तुम अपना ऐशो आराम और सुख सुविधा के जो अपना तंत्रिका तंत्र जो बना के रखे हो, ये नहीं है। ये क्या है? बट दैट ऑफ इडनेस, ये तुम्हारी आलस है, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं, ये तुम्हारी अलसापन है। एंड टेस्ट नो सेंस, यही सब बड़ी बड़ी चीजों में, बहुत सारी भोग विलास की वस्तुओं में जो तुम घिरे हुए हो। टेस्ट नो सेंस, यहाँ पे सेंस का मतलब प्राकृतिक चीजों के बारे में कवि बता रहे हैं। कैन टेस्ट नो सेंस, इसी कारण से तुम प्राकृतिक चीजों के स्वाद को तुम नहीं चख सकते। प्राकृतिक चीजों के जो बस विषय वस्तु हो उसको तुम नहीं समझ सकते। प्राकृतिक चीजों के जो आनंद है उससे तुम नहीं ले सकते। प्राकृतिक चीजों के आनंददायक समय को तुम नहीं भोग सकते, तुम उसे नहीं समझ सकते, तुम उसका स्वाद नहीं चख सकते। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स पोसेस ए स्टिल, लेकिन एक कला तुम्हारे अंदर भी है। ऐ शहरवासियों, तुम्हारे अंदर भी एक कला है।
बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, तुम्हारे अंदर भी ये कला है, तुम्हारे अंदर भी ये हुनर है कि तुम भी जो है ग्रामीण जीवन में, गांव में जो लोग रहते हैं सद्गुण और सद्विचार के साथ, जिनके स्वास्थ्य अच्छे होते हैं, उन लोग जैसा तुम भी बन सकते हो। तुम्हारे भी आंखें हैं वैसी, तुम्हारे भी कानें वैसी हैं जो अच्छी अच्छी बातों को सुन सकता है, अच्छी हवाओं को ग्रहण कर सकता है। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, तुम्हारे अंदर भी वो कला है, पोसेस स्टिल। और जब तुम गांव के लोगों के जैसे जब तुम रहोगे, गांव के लोगों के साथ जब तुम रहोगे, गांव के लोगों के जैसा सद्विचार तुम्हारे अंदर जब आएगी, तब तुम ऐसे ही चमकोगे, तब तुम ऐसे ही बनोगे। क्या कहता है कवि? कहते हैं कि ऐ शहरवासियों, तुम जो बड़ी बड़ी अटीलकाओं में रहते हो, तुम बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में घूमते हो, तुम इसी के लिए जन्मे हो। ये शहर के लोगों पे व्यंग करते हैं विलियम कॉपर। कहते हैं तुम इसी के लिए जन्मे हो कि तुम बड़े बड़े घरों में रहो, महंगे गाड़ियों में चलो, महंगी महंगी चीज़ें खाओ पियो, महंगे कपड़े लाते पहनो, और तुम ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ घोड़ा ये सबको तुम जो अपना ऐशो आराम की जो चीज़ें बताते हो, ये ऐशो आराम नहीं है, ये तुम्हारी आलस है, ये तुम्हारी नकामपन है। कहते हैं कि ये तुम्हारी नकामपन है, ये तुम्हारी आलस है। इसी कारण, इसी सब आलस के चलते तुम प्राकृतिक चीजों के स्वाद को नहीं ले सकते, प्राकृतिक चीजों के सौंदर्यता को अनुभूति तुम नहीं कर सकते। बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, तुम्हारे अंदर भी वो कला है, तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है जो तुम प्राकृतिक चीजों को देख सकते हो और समझ सकते, पोसेस स्टिल, और तुम समझ सकते हो और देख सकते हो। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। और जब तुम एक गांव के लोगों के जैसा जब तुम देखोगे, समझोगे, और उन योर एलिमेंट, और जो तुम्हारे ये जितने भी एलिमेंट जो विषय वस्तु हैं, इन लोगों को, इनमें से जितने भी सारे तुम्हारे ये जो विषय वस्तु हैं, देयर ओनली कैन ए साइन, इससे जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम चमकोगे। जब गांव के लोगों जैसा तुम देखोगे, समझोगे, तब तुम चमकोगे। और जो ऐसो आराम की चीजें हैं, इस सब से जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम चमकोगे, तब तुम समझोगे कि रियल में नेचुरली चीजें कितनी शक्तिदायक है, कितनी मानव हितकारी है। देयर ओनली माइंड लाइक योर कैन डू हार्म। और जब तुम गांव के लोगों के जैसा जब तुम रहोगे, गांव के लोगों के जैसा वहाँ के प्राकृतिक भूदृश्य को देखोगे, तब क्या होगा? तुम्हारा माइंड शांत होगा, गांव के लोगों के जैसा तुम्हारा दिमाग बनेगा। योर कैन डू नो हार्म, और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। अगला पंक्ति कहता है, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंजोल एट नून, the pensive wanderer in their shades, our groves were planted। हमारे यहाँ ग्रोव्स का मतलब होता है बाग बगीचे। हमारे यहाँ बाग बगीचे हैं, हमारे यहाँ बाग बगीचे लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। कंजोल का मतलब होता है शांति देना, कंजोल का मतलब होता है शांति देना। एट नून, हमारे यहाँ बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे के छाए हैं, जो दोपहर के समय में जब कोई राहगीर, जब कोई पथिक जब जाता है, और जब धूप में, जेठ दोपहर या बैसाख के धूप में जब उसको धूप लगता है, जब वो चिंतित हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, तो वो उसी पेड़ पौधा, उसी वृक्ष के नीचे बैठ के कंजोल, उसको शांति मिलती है। वही वृक्ष उसको छाया देता है और उसको शांति मिलती है। वही कह रहा है कि आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड, हमारे यहाँ बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं। एट कंजोल एट नून, द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स, और जब कोई चिंतित पथिक, पेंसिव का मतलब होता है चिंतित, वांडरर का मतलब होता है पथिक। पेंसिव का मतलब होता है चिंतित, वांडरर का मतलब होता है पथिक। नून का मतलब दोपहर, कंजोल का मतलब शांति, आरामदायक, आराम देना। जब कोई पथिक दोपहर के समय जाता है, तब
धूप में जब चिलचिलाती धूप में जब वो अशांत हो जाता है, चिंतित हो रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ में आता है, चाहता है कहीं थोड़ा सा धूप छाया मिल जाए, थोड़ा सा आराम कर ले, तो इसी वृक्ष के नीचे जाके वह थोड़ा सा शांति प्राप्त करता है। इसी वृक्ष के छांव में थोड़ा उसको शांति मिलती है। एट ईव, ये जो ईव देख रहे हैं इसको इवनिंग पढ़िएगा, पोएट्री फॉर्म है। एट इवनिंग द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स। कह रहा है शाम के समय में, एट इवनिंग द मून बीम, शाम के समय में, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, मून बीम का मतलब होता है चांद की रोशनी, चांद की प्रकाश। शाम के समय में सरकती हुई, शाम के समय में सरकती हुई जब ये चांद की रोशनी, जब स्लीपिंग लिव्स, स्लीपिंग का मतलब होता है कि दिन में तो पेड़ पौधा है, धूप निकला हुआ है, तो जो भी पत्तियां है वो सब शाम तक थोड़ी सी मुरझा जाती है, थोड़ी सी मतलब सहला के थोड़ी सी मतलब डाउन हो जाती है, उसी को बोल रहा है स्लीपिंग लिव्स। मतलब थोड़ी सी जो मतलब सुबह में जो पत्तियां जो बिल्कुल कड़ी कड़ी होती है, वो दिन भर धूप लगने से थोड़ी सी मुरझा जाती है, थोड़ी सी डाउन हो जाती है। उसी के बारे में विलियम कॉपर कह रहे हैं कि द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिव्स, और जब चांद की सरकती हुई रोशनी जब इस पेड़ पौधों के, जब इस पत्तियों पे, जब सहलाई हुई पत्तियों पे जब पड़ता है, इज ऑल द लाइट दे विश, तो ये बहुत ही सुंदरदायक दृश्य होता है। जितनी हम लोगों की रोशनी की रात में जरूरत होती है, ये मून बीम से काम चल जाता है। यह चांद के प्रकाश से हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। जब चांद की प्रकाश इन सहलती पेड़ के पत्तियों से जब सरक के जब हमारे जमीन पे आती है, बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, और इन रोशनियों से हमारी काम चल जाती है। और तुम्हारे यहाँ शहर में जो है हर हमेशा चकाचौंध होता है, हर तरफ बड़े बड़े फिलामेंटों से लगे तुम बिजली बत्ती जलाते हो, बड़े बड़े तुम अटलिकाओं में बड़े बड़े डेकोरेशन लगाते हो। हमको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये चांद की रोशनी है, ये हमारे ग्रामीण जीवन के लिए यही काफ़ी है। इसी से हम लोग खुश हैं, इसी से हम लोग प्रसन्न हैं। द स्लीपी लिव्स ऑल द लाइट द विश, और इसी से हम लोग खुश हैं। बर्ड बावलिंग एल ऑल द म्यूजिक, तुम्हारे यहाँ ए शहरवासियों, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े डीजे बजता है, तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े साउंड रिकॉर्ड बनते हैं जो कानों को फाड़ देते हैं, बड़े बहुत शोरगुल होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये गाना गाने का काम कौन करता है? बर्ड्स बार्बलिंग, हमारे यहाँ चिड़िया चहचहा के गाती है, हमारे यहाँ चिड़िया ही गत संगीत सुनाती है। हमारे गांव घरों में, हमारे देहातों में चिड़िया ही संगीत सुनाती है, चिड़िया की चहचहाहट से ही हम संगीत का आनंद ले लेते हैं। लेकिन तुम्हारे शहर में बड़े बड़े जो साउंड सर्विस हैं, बड़े बड़े जो डेकोरेशन हैं, इन सारी चीज़ों से एक कान का चदड़ा फट जाता है। तुम नहीं जानते हो ये नेचुरली चीज़ों के बारे में कि ये चिड़िया का चहचहाना का सुंदरता क्या होता है, चिड़िया की गान क्या होती है, जो हम गांव वालों को, हम लोग को ईश्वर भेंट किए हैं, गिफ्ट दिए हैं। वी कैन एस्पियर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, ऐ शहरवासियों, फिर शहर के लोगों को बता रहे हैं, तुम ये जो प्रकाश, जो तुम्हारी बिजली बत्ती, ये मरकरी, ये ट्यूबलाइट, बड़ी बड़ी जो तुम्हारी बिजली बत्ती है, स्पीयर ऑफ द स्प्लेंडर, ये जो स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी बिजली बत्तियां, जो तुम्हारी शान शौकत है, ये बड़ी बड़ी बिजली बत्तियों से, प्रकाश से जो तुम अपने आप को शान शौकत समझते हो, दे बट इक्लिप्स, ये तुम्हारी शान शौकत, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना। ये जो तुम्हारी शहर के लोगों को बता रहे हैं, ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी डीजे डेकोरेशन, बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी बौले जो तुम लगा के रखे हो, जिसको तुम अपना शान शौकत समझते हो, ये तुम्हारी शान शौकत। बट द इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सेटेलाइट, सॉफ्टर सेटेलाइट यहाँ पे चांद के बारे में कवि संबोधित करने, चंदा मामा को संबोधन के लिए यहाँ पे सॉफ्टर सेटेलाइट का यूज किया गया है कि ये जो तुम्हारे बड़ी बड़ी जो अटिलकाओं पे बिजली बत्ती जो लगा हुआ है, ये हमारी
चंदा मामा की जो प्राकृतिक जो प्रकाश है, इस पे इक्लिप्स, इस पे ग्रहण लगा दिया है। ये शहर के वासियों, तुम जो ये चकाचौंध की जो दुनिया बसाए हुए हो, ये बड़े बड़े बिजली बत्ती वाली जो दुनिया बसाए हुए हो, ये हमारी नेचुरली चीज है। ये चंदा मामा की जो प्राकृतिक रोशनी है, उस पे ग्रहण लगा दिया है, उसको ग्रसित कर दिया है, उस पे ग्रहण लगा दिया है। योर सॉन्ग कन्फाउंड, ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी डीजे के जो आवाजें हैं, कन्फाउंड मतलब कन्फ्यूज, कन्फाउंड का मतलब होता है कन्फ्यूज होना। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी जो डीजे जो बजता है, बड़ी बड़ी जो तुम्हारे डीजे में 4-4 5-5 डीजे ढिचुंग ढाचुंग जो तुम बजाते हो, शोरगुल जो बजाते हो, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किस लिए? आवर मोर हारमोनियस नोट, हमारी जो मधुर तराने हैं, हमारी जो चिड़ियों की चहचहाती मधुर तराने हैं, हमारे प्राकृतिक जो मधुर तराने हैं, नोट्स यहाँ पे तराने के लिए बोला गया है। हारमोनियस मतलब प्यारा, संगीतमय, मधुर, और नोट्स मतलब गाना। ये जो हमारे प्यारे गाने हैं, ये जो हैं, ये कंफ्यूज हो गए हैं तुम्हारे बड़े बड़े डीजे के साउंड के से लेके। तुम बड़े बड़े डीजे के साउंड बजाते हो, और हमको जो भगवान नेचुरली चीज जो दिए हुए हैं, मधुर मधुर जो तराने दिए हुए, मधुर गाने जो दिए हुए हैं, ये तुम्हारे बड़े बड़े डीजे के साउंड से जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं। हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं। द थ्रस्ट डिपार्ट, डिपार्ट मतलब चले जाना। हमारे गाँवों में जो बुलबुल चिड़िया चह चह गाती है, हमारे गाँव में गौरैया जब चहचहाती है, हमारे गाँव में नाइटिंगल बुलबुल चिड़िया जब गाती है, हमारे गाँव में मैना जब गाता है, हमारे गाँव में जब कौवे आते हैं, हमारे गाँव में कोयल की मीठी तराने जब सूझती है, तुम्हारे इस शहर के बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े साउंड सर्विसों से जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपार्ट हो गई है, चली गई, विदा हो गई हमारे गाँवों से। तुम्हारे बड़े बड़े डीजे शोरगुलों के चलते, तुम्हारे बहुत ज़्यादा प्रदूषित ध्वनि के चलते जो हैं, हमारे नाइटिंगल चिड़िया जो मधुर तराने गाती थी, सुनाती थी, हमारी गौरैयों की चहचहाहट, ये सब दूर चली गई। ये तुम्हारे बड़े बड़े डीजे के कन्फ्यूज साउंड से, ये ढकुसलेबाजी साउंडों से, कर्कश साउंडों से जो है हमारा प्राकृतिक चीजें दूर चली गई हमसे। कैसा लगा यह पोएम? आप सब लोग एकदम कमेंट कीजिए, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, इस पोएम का आखिरी में हम बता देते हैं कि ये पोएम किस चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। गॉड मेड द कंट्री, विलियम कॉपर का लिखा हुआ है, राइटर है विलियम कॉपर।